लास्ट टर्न पे बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ रहे थे हम लोग। बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड लेंथ वाला मामला पढ़ रहे थे। आइए, अब अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ में जो तुमने फॉर्मूला बना रखा है, जिसके बिहाफ पे बार बार निकाल रहे थे, क्या था मामला? एक बार जरा लिख लो। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोलो बेटा, यही था ना मामला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। बोलो भैया। और अगर बात की जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, सीधा सा फंडा था। तो अब इस पर लास्ट टर्न पे एक रेजोनेंस वाला मैंने सवाल करा दिया था आपको, याद है ना? फॉर्मिक एसिड वाला, जिसमें ए और बी बॉन्ड लेंथ था, और एक फॉर्मेट आयन वाला था जिसमें बराबर हो गया था। बोलो भाई। ठीक है, अगला हेडिंग है, इसी पर एक सवाल है, लिखिएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ठीक है ना? इसमें सवाल है, इसी को आप एग्जाम्पल मान लीजिए। मान लीजिए पहला सवाल दिया है एन ट्रिपल बॉन्ड एन है। अच्छा, मॉलिक्यूल के चक्कर में मत पड़ना, जो रिप्रेजेंटेशन है उन्हीं के बीच में बताना है। दूसरा है एन डबल बॉन्ड एन है और एन सिंगल बॉन्ड एन है। तो जाहिर सी बात है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सवाल क्या बॉन्ड ऑर्डर देखकर हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर मतलब एटम्स के बीच में टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो मैं बगल में लिख सकता हूं कि आपने यहां निकाला है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर से। ये पता होना चाहिए कि आपने क्या कंसेप्ट यहां पर लगाया है। और इन तीनों के नीचे लिख लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कितना है? 3 है। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सर, मान लीजिए आपको दिया है सी एन, मतलब इन्हीं में से सवाल आ भी जाएगा, सी ओ और सी एफ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। अब एक बात सुनना, क्या सवाल देखकर पता चलना चाहिए कि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर सब में 111 है? बॉन्ड ऑर्डर से सवाल होने वाला नहीं है। यानी ये सवाल अगर हमें करना है तो हम सिर्फ किससे कर सकते हैं? क्या डिफरेंस दिख रहा है? हम अलग अलग, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो क्या हम यहां पर बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? होगा या नहीं होगा बेटा? तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम कहां होगा? कार्बन और नाइट्रोजन में। और सबसे ज्यादा कहां होगा? कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैं बोल सकता हूं लेफ्ट से लेकर राइट जाने पर डेल्टा ई एन इंक्रीज कर रहा है, और डेल्टा ई एन इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। इसके बाद है तीसरा, मान लीजिए आपको दिया है N2 O2 और F2, और आपसे पूछा जा रहा है बॉन्ड लेंथ। आराम से निकाल लो, कि ज्यादा चक्कर ही नहीं है, सब कुछ पहले ही बता रखा है इसीलिए। तो अब मुझे बता दो, क्या तुम स्ट्रक्चर बना लोगे इनका? तो यहां पे आएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बोलो बेटा। यहां आते हैं O डबल बॉन्ड O, यानी कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और यहां है F सिंगल बॉन्ड F,
यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बोलो भैया, तो इसका मतलब सीधा सा है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर यहां लगा होगा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। सिंपल कहानी है। मतलब मैं सारे वेरिएशन करा रहा हूं जिससे कि इन्हीं के बीच में कोई एक आ जाएगा और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कंसेप्ट है, यही थ्योरी है। इसके 500 सवाल लगाने से अच्छा है कि 5 सवाल 7 सवाल बढ़िया लगा लो, उसी में से आना है सर। लास्ट टर्न पे कार्बन कार्बन वाला करा ही दिया था सब, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। इनके सवाल आते हैं, इनमें जो कंफ्यूजन होगा वो अभी क्लियर हो जाएगा। चले हटाए, चलिए सर अगले पेज पर आते हैं। 4th है F2 Cl2 Br2 और I2। अब कुछ सवाल आपको खुद से करने हैं। 5th है, आपको दिया गया है O सिंगल बॉन्ड O और S सिंगल बॉन्ड S, इनके बीच में बताना है। 6 है, आपको दिया है N सिंगल बॉन्ड N और P सिंगल बॉन्ड P, यानी कि सेम ग्रुप के एलिमेंट है। 7th है बेटा, आपको दिया है कार्बन कार्बन और सिलिकॉन के बीच। 8th क्वेश्चन है, आपको दिया है कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अपना आंसर बनाइए और हमको ये बताइएगा कि आपने क्या लगाया है जिससे अपना आंसर निकाल पाए हैं। एक बात याद रखना, सबसे बड़ा फैक्टर बॉन्ड ऑर्डर है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बदल गया तो बॉन्ड लेंथ अपने आप ही कम हो जानी है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे दो एटम के बीच में, तो जो साइज है वो घट जाएगा। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेना। तो अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन दिया है तो क्या हम लोग इतनी बात समझ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो कहानी है वो ये है कि F2 Cl2 Br2 और I2, क्या बेटा बॉन्ड ऑर्डर सेम है सब में सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब केवल और केवल साइज का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? साइज का। तो क्या हम यहां बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम? बोलो भैया, तो इसका मतलब क्या साइज बढ़ रहा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बढ़ रही है। की कहानी हो चुकी है ना। जो नहीं आएगा वो मरेगा, हमें क्या है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर, क्या बेटा एक बात साफ समझ में आ रही है? बॉन्ड ऑर्डर सेम है, यानी कि साइज बड़ा होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी इंटरन्यूक्लियर, यानी सल्फर सल्फर। फॉस्फोरस फॉस्फोरस और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बात करेंगे तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस का साइज ज्यादा होगा। कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन में सिलिकॉन सिलिकॉन का साइज ज्यादा होगा। और यहां पर इन सब में आपने क्या लगा रखा है? साइज फैक्टर। कौन सा फैक्टर है जो डोमिनेट कर रहा है? साइज फैक्टर डोमिनेट्स। बल्कि लास्ट वाले में भी साइज फैक्टर ही काम करेगा। एक बात बताओ, सब में सिंगल बॉन्ड है। क्या ये पढ़े थे कि जैसे जैसे पीरियड में अलोंग द पीरियड है ये सब, तो अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता था, साइज छोटा होता चला जाता था। तो सबसे बड़ा साइज कहाँ होगा? कार्बन कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो यहां पर भी
आपने कौन से फैक्टर से क्वेश्चन सॉल्व किया है? साइज फैक्टर से। इतनी बात याद रखोगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। एक बात याद रखना, गलत करने वालों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक से एक ज्ञानी लोग इस तरीके से भी सवाल करते हैं। ये तुम्हें बनाना नहीं है, केवल देखना है, क्योंकि ये गलत है। वो कहेंगे यहां पर लोन पेयर रिपल्सन कम है, यहां ज्यादा है तो साइज बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्लियर है मामला? तो ये लोन पेयर वाला कोई झंझट यहां पर देखा नहीं जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला टर्म है सर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ रहे। अगला फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी दो पार्ट में है। बॉन्ड की एनर्जी, अब या तो बॉन्ड को तोड़ो या बॉन्ड को बनाओ। तो बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या बोलोगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को बनाओगे तो क्या बोलोगे? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो दो भागों में बांट लेते हैं सर। एक है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरी है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। एक बात याद रखिएगा, बॉन्ड को जब भी तोड़ेंगे तो क्या बॉन्ड को तोड़ने में हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको? यानी ये प्रोसेस हमेशा कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक होगा। बात समझ में आ रही है? बॉन्ड को तोड़ने में हमेशा एनर्जी लगती है। बॉन्ड के फॉर्मेशन की एनर्जी हमेशा कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। यानी बॉन्ड को बनाने में लगने वाली एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी रिलीज होती है। तो याद रखना, पहले तो ये बना लो। अब जो डेफिनेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की लिखवाएंगे वही सेम डेफिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी की होगी। बस डिसोसिएशन की जगह पे क्या शब्द यूज हो जाएगा? फॉर्मेशन। तो हेडिंग डालिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये आपको थर्मोकेमिस्ट्री में यूज होगा, तो इसको बड़े अच्छे से समझिएगा। कहा गया कि जो भी पॉली एटॉमिक, अगर जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके एक मोल को बनाने के लिए, उसके एक मोल को, सॉरी डिसोसिएशन है, एक मोल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो लिखिएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, amount of energy required to dissociate 1 mole of bond, 1 mole of bond into their respective gaseous atom, into their respective गैसियस एटम बोलो, या एक से ज्यादा अगर है तो स्पेशीज बोल दो, है ना? रिस्पेक्टिव देयर गैसियस एटम और स्पेशीज। यानी यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है समझना, पहले तो कितना तोड़ो? 1 मोल। और किस में तोड़ो? एक्वस में, सॉलिड में नहीं। किस में लेकर जाना पड़ेगा? गैसियस में। अगर गैसियस में गया है तो वो एनर्जी जो है, जो लगी है,
वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर गैसियस में नहीं है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टर्म यूज नहीं कर पाएंगे। आगे लिखिएगा इसी के नीचे नोट करके, ये तो हुआ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, ये तो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें केवल 2 एटम के बीच में बॉन्ड था। तो यहां लिख लीजिएगा, ये आपने किसके लिए लिखा है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। आपका मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? डाई एटॉमिक। अगला है, जरूरी नहीं है कि 2 ही एटम हो मॉलिक्यूल में। जैसे मीथेन है तो क्या 4 CH बॉन्ड पाए जा रहे हैं? इथेन है 1 CC बॉन्ड है और 6 CH बॉन्ड है यहां पर। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो लिखिएगा फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल considered average bond energy for polyatomic molecule considered एवरेज बॉन्ड एनर्जी। यानी कि जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो अब हम उस बॉन्ड एनर्जी को क्या बोलने लगेंगे? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। मतलब हम सबका सम लेकर डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जितने तोड़े हैं और क्या निकालेंगे? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब इस पर एक सवाल है सर, उससे पहले ये बता दो कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम। तो मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम। अब आप कहेंगे बॉन्ड एनर्जी क्यों लिख रहे हो? भैया ये बताओ, बॉन्ड एनर्जी दोनों टर्मों में काम आएगी। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, यानी बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली एनर्जी कम, बॉन्ड बनने में मिलने वाली एनर्जी भी कम, क्योंकि कम स्टेबल बन रहा है तो एनर्जी भी कम निकलेगी। तो तोड़ने में अगर कम लग रही है तो निकलने में भी क्या होगी? कमी होगी। सीधा सा फंडा है सर। एक्चुअली में क्या होता है, बॉन्ड जैसे बना तो जो एनर्जी रिलीज हुई वही एनर्जी वापस दोगे तभी तो टूटेगा। और अगर बॉन्ड बनाना है, वो बॉन्ड तोड़ना है, तो सीधा सा फंडा है कि जो एनर्जी निकली थी वही वापस दी जा रही है तभी वो टूट रहा है, या जो एनर्जी उतनी एनर्जी निकाल दो तभी पुराना वापस बॉन्ड वो बन पाएगा। तो सीधा सा है, वो एनर्जीज लगभग आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब पेपर में सवाल कैसे आ गए? तो ज्ञान हो गया सर। क्वेश्चन लिखिएगा, पूछा जाएगा पहला सवाल, कौन सी रिएक्शन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है? तो क्वेश्चन है विच रिप्रेजेंट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप जो भी आंसर नहीं लेंगे उसका कारण जरूर बताएंगे कि किस वजह से आपने नहीं लिया है। पहला लिखा है सर, हम लोगों ने लिया वाटर H2O गैसियस और इसको ब्रेक किया OH गैसियस में और H गैसियस में। तो यहां कुछ नहीं लिखा है, बस ये बता रहे हैं कि क्या ये रिएक्शन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बता रही है या नहीं बता रही है। दूसरा है सर, हमने वाटर लिया और हम इसको ब्रेक कर रहे हैं H प्लस एक्वस में और OH माइनस एक्वस में। तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है, हमने वाटर लिया, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं H प्लस गैसियस में और OH माइनस गैसियस में। चौथा ऑप्शन है, लिया वाटर और हम इसको ब्रेक कर रहे हैं 2H प्लस गैसियस में प्लस
O-2 गैसियस में। अब आपको बताना है कौन सा वाला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो भैया, पेपर में आ जाएगा, इतने में कहानी कर देगा वो। अब एक बात हमको ये बताओ, तुम कह रहे थे, ये सवाल उतार लिया है तुम, पीछे आओ, क्या लिखा है? 1 मोल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, गैसियस एटम में टूटे, जो लिखा है ना बॉन्ड डिसोसिएट इनटू रिस्पेक्टिव गैसियस एटम और स्पीशीज। अब जरा देखकर ये बताओ, एक्वस है, नहीं लेंगे। आयन में आ रहा है, रिस्पेक्टिव गैसियस एटम बोला गया। बोलो भैया, रिस्पेक्टिव गैसियस आयन नहीं बोला गया, यानी कि आयन है इसलिए नहीं लेंगे। ये भी आयन है, नहीं लेंगे। केवल ये लेंगे क्योंकि ये किस में जा रहा है, गैसियस। बहुत लोग ये कहेंगे 2H और O क्यों नहीं लिखा हुआ है? एक सीधी सी बात बताओ कि अगर तुम्हारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो जब तोड़ना शुरू करोगे तो पहले एक एक करके ना ब्रेक करोगे? तो क्या इसी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होगे यहाँ पे? तो बस ये याद रखना है कि इसको ब्रेक करोगे तो अपने आप ही क्या आएगा, OH गैसियस और H गैसियस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो एनर्जी लग रही है वो अपने आप ही क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बना लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, सीधा फंडा है, गैस में टूटना चाहिए, गैसियस फॉर्म में नहीं टूटा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आयन वायन अपने को नहीं चाहिए होता है यहाँ पे, तो तीनों ऑप्शन में आयन है, देखकर ही हटा सकते हो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। वहां लिख लेना, गैसियस एटम में टूटे, आयन में नहीं। यहां लिख लेना, गैसियस एटम में टूटे, आयन में नहीं। आयन में नहीं टूटना चाहिए, गैसियस एटम में टूटना चाहिए। अब जो चीज तुमने बॉन्ड लेंथ के लिए बनाई थी, क्या उसका इनवर्स हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी के लिए? तो अब मुझे ये बताइएगा, अच्छा मैं बॉन्ड एनर्जी अगर लिखूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो डिसोसिएशन भी हो सकती है और फॉर्मेशन भी, एक ही बात है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं तो क्या आप बोल रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है? बोलो भैया। अच्छा, तो अब ये बताइए कि बॉन्ड एनर्जी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एस करेक्टर का परसेंटेज जितना ज्यादा, बोलो, बॉन्ड लेंथ जो है उतनी कम, यानी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। अगला सर, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, एटम के बीच में जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तोड़ने में लगने वाली एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी। तो ये बना लीजिएगा। अब एक और फैक्टर बचा, साइज, यहीं पर लिख लें अगर तो तुम मैनेज कर ले जाओगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा, साइज जितना बड़ा होगा एटम का, तोड़ने में लगने वाली एनर्जी उतनी कम लगेगी। तो ये फैक्टर यूज करके आप आराम से सवाल कर सकते हैं। सवाल अभी हम आपको करा दे रहे हैं। हाँ हाँ, बंद कर दो, बंद कर दो आराम से, कुल हवा आना नहीं चाहिए, देखे रहना। आज ठंड नहीं तो आज तुम टोपा लगाए हो, हम वही देख रहे हैं, मैक्सिमम आदमी बिल्कुल बांधा बैठा, कुछ तो खैर परमानेंट है तो उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे, उनका तो ठीक है मामला।
चले भैया, आइए सवालों पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। पहला सवाल है सर, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, एन सिंगल बॉन्ड एन। मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा एन ट्रिपल बॉन्ड एन में होगा। और ये सवाल आपने कैसे किया है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बोलो बेटा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर यानी 3 बॉन्ड है उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी। अगला सवाल है सर, सी सिंगल बॉन्ड एन, सी सिंगल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड एफ। बताओ भैया, साफ पता चल रहा है। अब यार कोई बॉन्ड ऑर्डर तो सेम हो गया, अब एक ही चीज है जो डिफरेंस पैदा कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। सबसे ज्यादा कहाँ है, CF में, उसके बाद CO में, और उसके बाद CN में। तो आंसर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसी भी आप पे आपने बना लिया। तीसरा क्वेश्चन है N2। अब ये कुछ काम आपको अपने आप से करने हैं, O2 और F2। डायरेक्ट बताओ आंसर। अब यहां पे हमने बॉन्ड ऑर्डर चेंज कर दिया है, बोलो भैया। तो साफ दिख रहा होगा N2, O2 और F2 में N ट्रिपल बॉन्ड N है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बोलो भैया। O डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। F सिंगल बॉन्ड F है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और जाहिर सी बात है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो यार क्लियर कट आंसर है, N2 में ज्यादा, फिर O2 में, और फिर F2। तो अभी तक कोई एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं आई। फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट है सर, आपको दिया है F2Cl2 Br2 I2, F2Cl2 Br2 और I2। इस सवाल के ऊपर स्टार बना लीजिए, खूब आता है। एक आप काम कर ले गए हैं बॉन्ड लेंथ का। इधर देखिए, इस सवाल को 2 प्रकार से कर रहे हैं। पहला, अगर हमसे कोई पूछेगा बॉन्ड लेंथ, तो आप अपना आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, F2Cl2 Br2 I2। साइज जितना बड़ा, बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा, बोलो भैया। और हमने यहाँ कोई रिपल्सन का नहीं किया था। तो ये आपका पुराना आंसर था बॉन्ड लेंथ का, इसको कोने में कहीं लिख लेना। इसकी बात करते हैं। इसका आंसर सर बता पाएगा कोई? बॉन्ड एनर्जी का आंसर क्या होगा, F2Cl2 Br2 और I2 में। अब यहां पलट जाता है मामला। यहां फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर बात की जाए तो फ्लोरीन में रिपल्सन काम करने लगता है, बोलो भैया। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ये है, सबसे ज्यादा है Cl2 के लिए, फिर है Br2, और फिर है F2, और फिर है I2। पहले तो अपना आंसर लिख लो बॉन्ड एनर्जी का, फिर बात करते हैं ये आंसर कैसे आया है। यार देखो इधर जरा, कोई इधर वो आया हो गौरव, तो बुला लो जरा, बता दो। मर जाएंगे ना जो नहीं आए अभी, रोएंगे, फिर फोन करेंगे, फिर मैसेज करेंगे। F2Cl2 Br2 और I2 में बॉन्ड एनर्जी का आंसर है Cl2 Br2 F2 और I2। आपको लग रहा होगा होना ये चाहिए था कि आंसर यही होना चाहिए था।
साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी घटती जानी चाहिए। बोलो भैया, फर्क केवल कहां पर आ गया सर? फ्लोरीन चला गया पीछे, बोलो, और क्लोरीन ब्रोमीन आगे आ गए। तो फ्लोरीन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये कहानी हुई? लिखिएगा, इन केस ऑफ फ्लोरीन, यहीं पर लिख रहे हैं, इन केस ऑफ फ्लोरीन, हमें लग रहा है हो गया, इन केस ऑफ फ्लोरीन यानी कि F2 बना लीजिए जरा।